हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। अब चाहे क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, हम हर तरह के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल के नेचर के ऊपर बात की जा रही है। फर्स्ट, इंटेंजिबल एसेट्स, सेकंड, फिक्स्टिशियस एसेट्स और थर्ड, बोथ ए एंड बी। तो गुडविल किस तरह की एसेट्स होती है, इसके ऊपर बात करनी है। इंटेंजिबल एसेट्स, पहला पॉइंट है इंटेंजिबल। क्या मतलब होता है इंटेंजिबल? इंटेंजिबल का मतलब है विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। वो एसेट्स जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस उनको यूज कर सकते हैं, उनका बेनिफिट उठा सकते हैं, ऐसी एसेट्स को इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर, अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर परचेज करा है तो सॉफ्टवेयर को मैं छू नहीं सकता, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को यूज करके उसका बेनिफिट उठा सकता हूं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है। बच्चों उसी तरीके से गुडविल, गुडविल का बेनिफिट तो मिल सकता है, लेकिन गुडविल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं छू सकूं, कोई फिजिकली एग्जिस्टेड चीज नहीं है। तो गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तो पहला ऑप्शन ठीक है। तो गुडविल बच्चों किस तरह की एसेट्स है? क्या गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है? यस, गुडविल इज रियल एसेट्स। क्या वो रियल में होती है? हाँ, होती तो है। गुडविल रियली एग्जिस्ट, बट इट कैन नॉट बी सीन एंड टच। गुडविल रियल में एक एसेट्स है, लेकिन मैं उसे छू नहीं सकता, मैं उसे टच नहीं कर सकता, उसका बेनिफिट उठा सकता हूं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, फिक्स्टिशियस एसेट्स। क्या मतलब होता है फिक्स्टिशियस का? बच्चों एक्चुअल में फिक्स्टिशियस एसेट्स होते ही नहीं हैं, ये तो एक्सपेंडिचर हैं, ये तो एक्सपेंडिचर हैं। कौन से एक्सपेंडिचर? जिनको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं करा। एक्सपेंडिचर जिनको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं करा। तो फिक्स्टिशियस एसेट्स एक्चुअल में एसेट्स होते ही नहीं है, लेकिन गुडविल तो एसेट्स है ना। तो गुडविल इज अ रियल एसेट्स, बट फिक्स्टिशियस एसेट्स इज नॉट अ रियल एसेट्स। फिक्स्टिशियस एसेट्स आर नॉट रियल एसेट्स। इन एक्चुअल दिस इज एक्सपेंडिचर्स। ठीक है जी, तो ये पॉइंट तो गलत है। फिक्स्टिशियस एसेट्स रियल एसेट्स नहीं होते, बट गुडविल एक रियल एसेट्स होती है। तो वही सेकंड ऑप्शन गलत है, और अगर सेकंड गलत है तो बोथ ए एंड बी भी गलत हो जाएगा, और नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट ए हमारा सही है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तो ऑप्शन आपका ए। अच्छा, पहले से लिखा हुआ है, चलिए ऑप्शन आपका ए। सेकंड क्वेश्चन, which of these can be a special advantages for a firm would help in generating goodwill। इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी कंपनी की गुडविल को जनरेट करने में मदद करते हैं? पहला पॉइंट, इंपोर्ट लाइसेंस। अगर मेरी कंपनी के पास इंपोर्ट का लाइसेंस है लेकिन दूसरी कंपनी के पास नहीं है, तो क्या मेरी कंपनी को बेनिफिट ज्यादा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ज्यादा, आपकी कंपनी को ज्यादा बेनिफिशियल बना देती हैं, आपकी कंपनी को ज्यादा अच्छी पोजीशन में लाने वाले पॉइंट्स आपकी कंपनी की गुडविल को जनरेट करने में मदद करते हैं? तो अगर आपकी कंपनी के पास इंपोर्टेड लाइसेंस है लेकिन दूसरे के पास नहीं है, तो आपकी कंपनी की गुडविल ज्यादा होगी। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई। अगर आपकी कंपनी ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं सप्लाई के, तो आपको इन्फ्लेशन से डर नहीं है। लेट सपोज आपने किसी के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आने वाले 5 साल तक मैं आपसे इस प्राइस पर इतना सामान खरीदूंगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब फ्यूचर में अचानक उस गुड्स के रेट बढ़ जाएं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, भाई मैं तो इसी प्राइस पर खरीदूंगा। आपने अगर कोई चीज 10 रुपए पर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट तय कर लिया, बाद में वो चीज 12 रुपए की हो जाए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो 10 पर ही मिलेगी। तो आपकी कंपनी का बेनिफिट हो गया। तो किसी कंपनी ने अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं सप्लाई के, तो फिर ऐसे में
चाहे सेल के हो चाहे परचेज के हो, कंपनी को कहीं ना कहीं इन चीजों से बेनिफिट मिलता है। ठीक है जी, तो इस पॉइंट से भी बेनिफिट मिल रहा है। पेटेंट, अगर आपकी कंपनी ने कोई इन्वेंशन कर रखी है और उस इन्वेंशन पे आपकी कंपनी का पेटेंट है, तो फिर उस इन्वेंशन को यूज करने का अधिकार केवल आपका है, और अगर ये अधिकार आप किसी और को देते हैं तो आपको बदले में पैसा मिलेगा। तो अगर इन तीनों को देखा जाए, पॉइंट ए, बी, सी, तीनों ही पॉइंट आपकी कंपनी की गुडविल को जनरेट करने में आपकी मदद करेंगे। तो तीनों ही ऑप्शन बढ़िया है भाई। क्या इन तीनों के अलावा और भी कोई पॉइंट हो सकता है? बच्चों पॉइंट और भी हो सकते हैं, जैसे कि लोकेशन, जैसे कि पास्ट एफर्ट्स, जैसे कि एफिशिएंट मैनेजमेंट, ये सब भी किसी कंपनी की गुडविल को जनरेट करने में मदद करते हैं। इनके ऊपर भी बात करते हैं, भले ही एमसीक्यू में ना हो लेकिन मैं बात सारी करूंगा। लोकेशन, अगर आपकी कंपनी की लोकेशन बहुत अच्छी जगह पर है तो आपकी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। पास एफर्ट, अगर आपने पिछले सालों में बहुत मेहनत करी है तो क्या आज आपको उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर मेरी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, वो कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विसेज देता है, तो क्या इसका कंपनी को बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ऐसे हर एक पॉइंट जो आपकी कंपनी को ज्यादा बेनिफिट पॉइंट पे लेकर आते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपकी कंपनी की गुडविल को जनरेट करने में मदद करेंगे। तो ये सब चीजें किसी भी कंपनी की रेपुटेशन को बढ़ाती हैं, और रेपुटेशन को बढ़ाती हैं तो इसका मतलब गुडविल को बढ़ाती हैं। ठीक है जी, ये सारी चीजें कंपनी की गुडविल को जनरेट करने में मदद करती हैं। तो बच्चों आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। तो सेकंड का आंसर देखिए भाई, डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट। कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट अफेक्ट गुडविल। अभी तो पीछे बात करी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी हमारी गुडविल को अफेक्ट करती है। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो गुडविल ज्यादा होगी, अगर मैनेजमेंट बेकार होगा तो गुडविल बेकार, गुडविल डाउन। लोकेशन बेकार तो गुडविल डाउन। पास एफर्ट, पिछले सालों में कोई एफर्ट्स नहीं करे, बेकार सर्विसेज दी आपने कस्टमर को, तो आपकी गुडविल डाउन। इन सब चीजों का आपकी गुडविल पर इफेक्ट दिखाई देता है। तो क्वेश्चन कहता है कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट अफेक्ट गुडविल, बिल्कुल गलत बात है। अच्छी कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट हमारी गुडविल को बढ़ाती है, और अगर बेकार कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट होगी, मैनेजमेंट बेकार होगी, तो कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तो बच्चों गलत स्टेटमेंट है, आंसर फॉल्स, बी, आंसर बी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, गुडविल हेल्प फर्म ब्रिंग प्रॉफिट। अगर आपकी कंपनी की गुडविल बहुत ज्यादा है, चलो बात करते हैं एप्पल की, दो कंपनी की बात करते हैं, एक कंपनी एप्पल और एक कंपनी लावा। छोटी मोटी कंपनी कोई उठा लो। अगर एप्पल कंपनी आज मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है और उसे वो 1.5 लाख का बेचने की बात करे, तो क्या बेच पाएगी? बड़े आराम से। लेकिन कोई लावा, कोई छोटी मोटी कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे और उसे 1.5 लाख क्या 1 लाख क्या, अगर वो 50,000 में भी बेचने की बात करेगी तो उसके प्रोडक्ट को शायद ही कोई खरीदे। तो एक रेपुटेड कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को बेचती है तो 1.5 लाख मांगती है, 1.5 लाख उसको आराम से मिल जाता है। वो 1 लाख का मोबाइल बेचती है, आराम से बिक जाता है। तो रेपुटेड कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होता है। देखिए भाई क्वेश्चन क्या लिखा है, गुडविल हेल्प फर्म, गुडविल की वजह से मतलब रेपुटेशन की वजह से फर्म को क्या फायदा है? फर्म का प्रॉफिट एक्सेस हो जाता है, फर्म का प्रॉफिट बढ़ने में उसको मदद मिलती है। गुडविल हेल्प फर्म ब्रिंग एक्सेस प्रॉफिट, आपको दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद मिलती है गुडविल की वजह से। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ए। गुडविल कैन बी, गुडविल दो तरह की हो सकती है बच्चों, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या मतलब है परचेज गुडविल का? अगर कोई कंपनी पहले से चल रही है, कोई और चला रहा है, बहुत अच्छी चला रहा है, अचानक उस कंपनी को आप खरीद लो, तो क्या उस कंपनी के जो सारे के सारे फायदे हैं, उस कंपनी की जो गुडविल है, क्या उसका बेनिफिट फिर आपको मिलने लग जाएगा? बिल्कुल।
क्या वो गुडविल बनाने में आपके कोई एफर्ट्स लगे? नहीं, वो एफर्ट्स किसी और ने लगाए, लेकिन जैसी वो कंपनी आपने खरीद ली, उस कंपनी की गुडविल आपकी हो गई, उस कंपनी के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो अब आपको मिलने चालू हो जाएंगे। तो आपके पास जो गुडविल आई वो आपने खुद नहीं बनाई, वो आपने परचेज करी। लेकिन आप अगर अपनी कंपनी को खुद शुरू करो, बिल्कुल जीरो से, मेहनत करो, एफर्ट्स लगाओ, कई सालों की मेहनत, 10-15 साल आपने अपने लगा दिए उसके अंदर, और 10-15 साल के बाद उस कंपनी की एक गुडविल अपने आप बन जाएगी, मार्केट में उस कंपनी की रेपुटेशन अपने आप बन जाएगी। अगर आपने अच्छी सर्विसेज दी, आपका मैनेजमेंट अच्छा हुआ, आपकी लोकेशन अच्छी हुई, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, तो उस कंपनी की गुडविल जनरेट हो जाएगी। ऐसी गुडविल को जनरेटेड गुडविल कहते हैं, जो आपके खुद के एफर्ट्स की वजह से बनती है। एक गुडविल आप किसी ने परचेज करी, एक गुडविल आपने खुद बनाई। तो गुडविल दो तरह की हो सकती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। तो बोथ ए एंड बी, ये आंसर आपका ठीक है। दो तरह की गुडविल हो सकती है, परचेज गुडविल भी हो सकती है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी हो सकती है। तो आपका आंसर सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब जैसा कि हमने बात करी, गुडविल दो तरह की है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो दोनों में कुछ तो फर्क होगा। आपने अगर कोई चीज परचेज करी है तो बदले में आपने पेमेंट भी करी होगी, पेमेंट कंसीडरेशंस। आपके पास पेमेंट के एविडेंस भी होंगे। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, आपके खुद की मेहनत की वजह से बनती है। आपने किसी को इस गुडविल के लिए पे तो नहीं करा, आपने ना किसी को पैसा दिया, ना आपके पास कोई एविडेंस होगा कि भाई मेरी गुडविल आज इतने रुपए की है। तो ये वाली जो गुडविल है ना इसका कोई एविडेंस है हमारे पास। आप कह रहे हो भाई मेरी इतनी गुडविल है, मैं कैसे मान लूं इतनी गुडविल है? कोई एविडेंस है? नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंट्स के अंदर हम केवल उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिनके एविडेंस होते हैं, मतलब हम ट्रांजैक्शन एविडेंस बेस करते हैं। तो अकाउंट्स के अंदर हम केवल परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कौन कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सी गुडविल? परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुकों में रिकॉर्ड नहीं होती। तो आंसर आपका ए होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गलत स्टेटमेंट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती, केवल परचेज गुडविल को ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। बुकों में परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुकों में रिकॉर्ड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं होता। तो आपका आंसर फॉल होना चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ गुडविल? इनवैल्यूएबल। क्या गुडविल की वैल्यू होती है या नहीं होती? होती है भाई, मैंने पेमेंट करी होगी। गुडविल इनवैल्यूएबल है? नहीं, गुडविल की वैल्यूएशन की जा सकती है। गुडविल कितने रुपए की है इसका वैल्यूएशन किया जा सकता है, अभी हम करके देखेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करने हैं। गुडविल की वैल्यू क्या है निकालना हम सीखेंगे अलग अलग मेथड से। तो भाई पहला ऑप्शन तो गलत है, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ, ये निकालना आसान बात नहीं है भाई, अलग अलग मेथड्स हैं, कोई किसी मेथड को एक्सेप्ट करता है, कोई किसी मेथड को। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, अलग अलग अप्रोचेस हैं, अलग अलग मेथोलॉजी है। तो गुडविल को कैलकुलेट करना आसान काम नहीं है, ये स्टेटमेंट ठीक है। फिक्सटिशियस एसेट्स, गुडविल तो भैया रियल एसेट्स होती है, गुडविल रियल एसेट्स है, डज नॉट इंपैक्ट द फर्म्स प्रॉफिट। भाई गुडविल की वजह से फर्म का प्रॉफिट ज्यादा होता है। अगर गुडविल ज्यादा अच्छी है, गुडविल बहुत ज्यादा है, तो फर्म का प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। अगर गुडविल नहीं है तो फर्म का प्रॉफिट काफी कम होगा। गुडविल का हमारे प्रॉफिट से डायरेक्टली कनेक्शन है। गुडविल किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को जनरेट करने में मदद करती है। तो ये क्या कह रहा है जी?
डज नॉट इंपैक्ट द फर्म प्रॉफिट, बिल्कुल गलत कह रहा है। गुडविल का फर्म के प्रॉफिट पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, बस स्टेटमेंट आपकी बी ठीक है। तो बी आंसर होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज देयर इज नो नीड टू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यूएशन हमें कब करनी है? जब भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब। अब इसका क्या मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन? जब भी हमारा जो डीड है, हम बात कर रहे हैं बच्चों पार्टनरशिप की, ठीक है। तो पार्टनरशिप में जब भी पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आते हैं, पार्टनरशिप की टर्म्स में चेंज आते हैं, when there is change in terms and condition of partnership between partner। जब भी पार्टनर्स के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन तय की गई हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस आते हैं, तो फिर गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एग्जांपल के लिए लेट सपोज एक्स और वाई ने पहले डिसाइड करा था कि भैया प्रॉफिट बटेगा ऐसे। अगर 5 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 3 रुपए का प्रॉफिट एक्स को मिलेगा, 2 रुपए का प्रॉफिट वाई को मिलेगा। एक्स और वाई ने ये डिसाइड किया था पहले, लेकिन अब वाई ने कहा बाद में 2 साल बाद या 3 साल बाद वाई ने कहा भाई प्रॉफिट मुझे कम क्यों दिया जा रहा है, मुझे भी प्रॉफिट बराबर मिलना चाहिए। और एक्स भी मान गया, एक्स कह रहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, बराबर बांट लेते हैं, प्रॉफिट बराबर बटेगा। अगर इसने ऐसा डिसाइड करा तो भैया फिर ऐसे में हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही है। और एग्जांपल सुन लो, पहले एक्स और वाई था, 3 और 2 की रेशो थी, नया पार्टनर आ गया, एक नया पार्टनर आ गया और अब प्रॉफिट 5 3 2। भाई नया पार्टनर आया है तो नई डीड बनी होगी। जब भी कोई पार्टनर आता है, कोई पार्टनर चला जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या पार्टनर आया नहीं गया नहीं लेकिन पार्टनर्स ने आपस में टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी, हर बार जब भी नई टर्म्स एंड कंडीशन तय होंगी तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो गुडविल की वैल्यूएशन कब कब करनी है? जब भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होंगी। तो क्या लिखा है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है तो नई डीड बनेगी। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो फिर चेंजेस आएंगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर फिर छोड़ के चला गया, फर्म क्या दुनिया छोड़ के चला गया, तब भी चेंजेस आएंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशन तीनों में बदल रही है बच्चों। व्हेन देयर इज अ नो नीड, भाई यहां पर भी जरूरत है, यहां पर भी जरूरत है, यहां पर भी जरूरत है, तीनों जगह गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। नन ऑफ द अबव, तो यहां पे तो भैया इसको आंसर देना पड़ेगा, आंसर डी। मुझे यहां पे वैल्यूएशन करनी है, मुझे यहां पर भी वैल्यूएशन करनी है, मुझे यहां पे भी वैल्यूएशन करनी है, हर जगह मुझे वैल्यूएशन की जरूरत है। यहां पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे मैं ये कह सकूं कि वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है। तो मुझे नन ऑफ दिस का आंसर देना पड़ेगा, आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ नीड टू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज अ अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। दो पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल गई, एक एक्स की फर्म थी, एक वाई की फर्म थी। इन दोनों ने कहा यार हम आपस में मिलकर एक नई फर्म तैयार कर लेते हैं, एक्स एंड वाई फर्म। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस आएंगे, एक नई डील बनेगी इनके बीच में? बिल्कुल बनेगी। जब भी कोई चेंजेस आता है जिसमें नई टर्म्स एंड कंडीशन तय हो, नए एग्रीमेंट बने, तो ऐसे में आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप का अमलगमेशन, मतलब दो पार्टनरशिप आपस में मिला के एक नई पार्टनरशिप बनाई जा रही है। तो भाई यहां पर आपका आंसर ट्रू, हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। देयर इज अ नीड, पीछे वाले में क्या बोला था? नो नीड। पीछे वाले में देखिए क्या लिखा था, व्हेन देयर इज नो नीड। तो इसलिए मैंने कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले थे। There is a need to the valuation of goodwill when there is a amalgamation of partnership
ट्रू आंसर बच्चों। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11, गुडविल कैलकुलेटेड बाय वन मेथड इज इक्वल टू द गुडविल कैलकुलेटेड बाय एनी अदर मेथड। चलो मेथड के ऊपर बात करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बच्चों हमारे पास तीन डिफरेंट मेथड हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। तीन मेथड है जिसके बेस पर हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो मेथड हैं। एक है सिंपल एवरेज और एक है वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कैपिटलाइजेशन में भी दो मेथड हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये आपके मेथड्स हैं जो हमें सीखने होते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। याद रखिएगा, अगर मैं इस मेथड से और इस मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करूं तो जरूरी नहीं है कि आंसर एक जैसा है। हो सकता है यहां से आंसर कुछ अलग निकले, यहां से आंसर कुछ अलग निकले, लेकिन जब मैं इन दोनों मेथड की बात करता हूं तो यहां से आंसर जो निकलेगा वो हमेशा इसके इक्वल होगा। तो दो मेथड से निकलने वाला आंसर गुडविल की वैल्यूएशन क्या हमेशा एक जैसी होगी? यहां पे देखेंगे तो हाँ। क्या हमेशा एक जैसी होगी? पॉसिबल नहीं है। हो सकता है एक जैसे हो सकता है एक जैसे ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्या कहता है जी, गुडविल कैलकुलेटेड बाय वन मेथड इज इक्वल टू द गुडविल कैलकुलेटेड बाय एनी अदर मेथड। एक मेथड से निकलने वाली गुडविल दूसरे मेथड से निकलने वाली गुडविल के बराबर होगी। तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो आंसर क्या लिखे भाई, ट्रू, फॉल्स या पार्शियल ट्रू? आपका आंसर सी, पार्शियली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12, द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। बच्चों अब क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, मैं न्यूमेरिकल करवाना हूं। द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म शो 20,000 डेबिट बैलेंस। बच्चों 20,000 डेबिट बैलेंस का मतलब, डेबिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और लॉसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो इसने क्या बोला, 20,000 क्या है, डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब 20,000 क्या है, लॉस है। 20,000 का लॉस पड़ा है मेरी बैलेंस शीट में। ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट द गुडविल ऑफ 2 ईयर परचेज। कैसे होगा, फॉर्मूला सब बताऊंगा अभी। ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स इफ द कंपनी अर्न 30,000 इन द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। कंपनी ने पिछले सालों में कंपनी अर्न 30,000 इन प्रॉफिट और 20,000 का डेबिट बैलेंस है। 2 ईयर परचेज, हम बात कर रहे हैं बच्चों इस वक्त सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। इसका फॉर्मूला समझिए, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आएगा आपके पास। एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज की मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज की मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुडविल आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, इसके थोड़ा सा इंतजार करिए, एक दो न्यूमेरिकल करने के बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा।
एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उस एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज की मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका गुडविल आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। पिछले सालों में मैंने 20,000 का लॉस उठाया था, लेकिन अभी करंट ईयर में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000 का। ये तो पिछले सालों का है, पास्ट ईयर की बात हो रही थी यहां पे, ठीक है, बैलेंस शीट की बात हो रही है, और यहां पर बिल्कुल प्रीवियस ईयर की बात हुई है। तो पिछले साल में हमने प्रॉफिट कमाया कितना, 30,000। एवरेज कितना हो गया, 30,000 का प्रॉफिट, 20,000 का नुकसान। एवरेज कैसे निकलता है बच्चों, 20,000 का नुकसान है, 30,000 का प्रॉफिट है, दोनों को प्लस करके आपस डिवाइड बाय 2, ऐसे निकलता है एवरेज। दोबारा सुन लीजिए एक बार। अगर मैं आपको कहूं 2010 में मेरा प्रॉफिट था 10,000, 2020 में मेरा प्रॉफिट था 30,000, 2020 10 की जगह 11 कर लो, 2012 में मेरा प्रॉफिट था 40,000। तो बताइए एवरेज कितना है 3 सालों का, क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे और 3 से डिवाइड, इसी तरीके से निकलता है एवरेज। अगर आप 3 सालों के प्रॉफिट को लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आपका एवरेज निकलता है। अच्छा, इसके अंदर लॉसेज होते तो वो यहां पे माइनस हो जाते, प्रॉफिट होंगे तो प्लस हो जाएंगे, लॉस होंगे तो माइनस हो जाएंगे। प्रॉफिट लॉस आपस में प्लस माइनस करने के बाद नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा। ये आपका एवरेज का तरीका होता है, बचपन से आप करते आ रहे हैं एवरेज तो कैलकुलेट। तो अभी मैंने क्या करा, पिछले सालों में पास ईयर में बैलेंस शीट के अंदर 20,000 का लॉस पड़ा है और अभी मैंने प्रीवियस ईयर में 30,000 का प्रॉफिट कमाया। तो 20,000 का लॉस, 30,000 का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, 10,000 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज, कैलकुलेट द गुडविल ऑन 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट 5,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो गुडविल आ गया आपका 10,000 रुपए। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट प्रॉफिट मेथड इज इफेक्टिव इन कैलकुलेटिंग द गुडविल। वेटेड प्रॉफिट मेथड की बात हो रही है। वेटेड प्रॉफिट मेथड इज इफेक्टिव इन कैलकुलेटिंग द गुडविल व्हेन द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट शो दैट द प्रॉफिट्स आर। आपको मैंने बताया था पीछे दो मेथड है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कब हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना चाहिए और कब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना चाहिए, क्वेश्चन इसके ऊपर है। तो बच्चों, अगर मेरा प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है, पहले 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000, इस तरीके से, या हर साल गिरता जा रहा है, 50, फिर 40, फिर 30, 20, 10, हर साल या तो प्रॉफिट गिर रहा है या बढ़ रहा है, अगर एक ट्रेंड है तो फिर ऐसे में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना चाहिए। आपका प्रॉफिट या तो ऊपर जा रहा है हर साल, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है या प्रॉफिट हर साल गिरता जा रहा है, ऐसा हो रहा है, तब तो आपको वेटेड एवरेज लगाना चाहिए। और अगर सिंपल एवरेज की बात करें, ये कब लगाना चाहिए, कभी प्रॉफिट 50 हो गया, कभी 40 हो गया, कभी 60 हो गया, कभी 70, कभी 20, प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऊपर नीचे, अगर ऐसे ऐसे हो रहा है, अप एंड डाउन, कोई पैटर्न नहीं है, कभी तो बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। प्रॉफिट कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये आपका डायग्राम, प्रॉफिट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऐसे। प्रॉफिट अगर ऐसे जा रहा है तो आपको सिंपल एवरेज लगाना चाहिए। इसको भी चलो डायग्रामेटिकली बात कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट या तो ऊपर जा रहा है इस तरीके से, या प्रॉफिट आपका नीचे जा रहा है, या तो प्रॉफिट गिरता जा रहा है हर साल या प्रॉफिट हर साल बढ़ता जाए, तो वेटेड एवरेज। और प्रॉफिट अगर फ्लक्चुएटिव हो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे हर साल, तो ऐसे में सिंपल एवरेज लगाना चाहिए। तो कांस्टेंट
गलत है आंसर, कांस्टेंट तो नहीं हो सकता। राइजिंग सही है, फॉलिंग सही है, ओनली 2 नहीं, ओनली 3 नहीं, दोनों चाहिए मुझे, बोथ 2 एंड 3। तो सी ऑप्शन सही है, जहां पे दोनों ही आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 डैश रेफर्स टू द स्पेसिफिक नंबर ऑफ द ईयर फॉर विच बिजनेस विल अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट्स। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। देखो एक कंपनी कई सालों से मेहनत करती जा रही है, 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 करती जा रही है। 10 साल से आप बिजनेस कर रहे हो, आपने बहुत मेहनत करी, लोगों को अच्छी सर्विसेज दी। अब मैं आपसे इस पॉइंट पर पूछ रहा हूं, क्या पिछले सालों की गई मेहनत का आपको आगे फायदा मिलेगा? क्या हमारे पास्ट ईयर में की गई मेहनत का हमें फ्यूचर में फायदा मिलता है? बिल्कुल मिलता है, लेकिन कितने सालों तक? मैंने पिछले 10 सालों तक बहुत मेहनत करी है और अब अचानक मैं मेहनत करना छोड़ दूं तो क्या मुझे अब जिंदगी भर बेनिफिट मिलता रहेगा? नहीं। 4 साल, 5 साल, 2 साल कुछ तो मिलता रहेगा, लेकिन उसके बाद लोग फिर मुझसे प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर देंगे। अगर मैंने पिछले 10 सालों में बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं और अचानक मैं अब अच्छी सर्विसेज देना बंद कर दूं तो लोग मुझसे हो सकता है 1-2 साल तक तो खरीदें, क्योंकि पास में मैंने बहुत अच्छा काम किया था। उस काम पर भरोसा करके लोग मुझसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे और 1 साल तक, 2 साल तक शायद कर लें, लेकिन लोगों को यहां पर पता लग जाएगा कि यार अब इस कंपनी के प्रोडक्ट में उतना अच्छी बात रही नहीं है, और धीरे करके कस्टमर जाने लग जाएंगे, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस करने लग जाएंगे, क्योंकि मैंने यहां पर अच्छा प्रोडक्ट बनाना बंद कर चुका हूं। तो पिछले सालों की गई मेहनत का मुझे कुछ सालों तक बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसके बाद वो बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है। तो बच्चों इसी को कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो पिछले सालों की गई मेहनत का मुझे आने वाले सालों तक, कितने सालों तक बेनिफिट मिलता रहेगा, इसी को कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख लीजिए, रेफर्स टू द स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर। तो यहां पे नंबर ऑफ ईयर की बात की जा रही है, फॉर विच बिजनेस विल अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट्स। ठीक है जी, तो आंसर आपका सी होना चाहिए। ठीक है, सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज कैलकुलेटेड बाय 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट मेथड पे आ जाओ बच्चों। इसको करने के लिए हम सेकंड एक अलग से पेज और निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर का मतलब दूसरों से ऊपर। आपकी कंपनी या आपका बिजनेस अगर कमाता है 15,000, लेकिन बाकी सब इंडस्ट्री में जो आपकी कंपनी या फर्म जैसे हैं बाकी सब कमाते हैं 10,000, तो आपका फर्म या आपका बिजनेस दूसरों से ज्यादा कितना कमा रहा है? 5,000 रुपए। तो इन 5,000 को ही बोला जाएगा सुपर प्रॉफिट, और इस सुपर प्रॉफिट के बेस पर ही गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन ये सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है, इसका भी फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, मतलब आप कितना कमाते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक नॉर्मल बिजनेस जो किसी और का है वो कितना कमाता है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। भाई दूसरा जिसका नॉर्मल बिजनेस है, जिसने अभी शायद शुरुआत करी है, वो कमाता है 10,000, लेकिन आप कमाते हैं 15,000। तो 15,000 माइनस 10,000, 5,000 निकल कर आ गया सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट माइनस कर दो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, आपकी गुडविल आ जाएगी। ओके, लेकिन ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
बच्चों ये एक परसेंटेज होती है, ये बताती है कि एक आम से आम इंसान, जैसे कि 10%, लेट्स सपोज एनआरआर 10% है, तो इसका क्या मतलब है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी की गुडविल हो या ना हो, 10% तो कोई भी कमा लेगा। एनआरआर अगर 10% लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि भाई 10% तो कोई भी कमा सकता है। कितने पैसे आपने बिजनेस में लगा रखे हैं, आपने बिजनेस में लगा रखे हैं 1 लाख रुपए, मल्टीप्लाई 10% तो कोई भी कमा लेगा। 1 लाख रुपए लगा के 10% के बेस पर 10 तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन आप तो 15,000 कमा रहे हो, तो 15,000 माइनस 10,000, 5,000 आ गया। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज कैलकुलेटेड बाय 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मुझे सुपर प्रॉफिट में 2 ईयर परचेज 2 से मल्टीप्लाई करना है, गुडविल आ जाएगी। व्हाट आर द नॉर्मल रिटर्न ऑफ द बिजनेस। बच्चों इसमें नॉर्मल रिटर्न ऑफ द बिजनेस एनआरआर ही पूछा है हमसे कि एनआरआर क्या है। नहीं नहीं नहीं, व्हाट आर द नॉर्मल रिटर्न ऑफ द बिजनेस, नॉर्मल प्रॉफिट पूछा है हमसे। क्वेश्चन ने हमसे नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर बात की है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा इफ द गुडविल इज 30,000, एवरेज प्रॉफिट 25। क्वेश्चन ने गुडविल आपको कैलकुलेट करके दे रखी है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसे। गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल आपको बता रखा है 30,000, सुपर प्रॉफिट मुझे नहीं पता अभी फिलहाल, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट यहां से पता लग गया 30 डिवाइड बाय 2, 15,000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो भाई ये लिखा है पीछे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपका 15,000 है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन ने आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 25,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इधर आ जाएगा 25,000 माइनस 15,000, आंसर 10,000। तो आपका आंसर 10,000 है भाई, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सेस ऑफ डैश प्रॉफिट ओवर द डैश इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या है, इसको डिफाइन करना है हमें यहां पे। आपका एवरेज प्रॉफिट दूसरों के नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा होगा उसी को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या है, मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना ज्यादा है ये देखने वाली बात है यहां पे बस। दूसरे कमाते हैं 10,000, मैं कमाता हूं 15,000, तो मैं कितना ज्यादा कमाता हूं दूसरों से, 5,000 रुपए। तो ये 5,000 ही क्या है, सुपर प्रॉफिट। आप दूसरों से कितना ज्यादा कमाते हैं, दूसरों के प्रॉफिट को हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। हाँ जी, तो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब दूसरे दूसरे कितना कमा रहे हैं, और एवरेज प्रॉफिट मतलब आप कितना कमा रहे हैं। तो यहां पे दो चीज होती है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और यहां पे आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल, सेकंड ऑप्शन नॉर्मल है। देखो भाई सेकंड ऑप्शन नॉर्मल कहां कहां पर है, नॉर्मल। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन तो नॉर्मल है, मतलब या तो आंसर ये होगा या आंसर आपका ये होगा। सुपर और एक्चुअल तो नहीं हो सकता, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन या तो सुपर या एक्चुअल। एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, आपका एक्चुअल प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो आपका आंसर बच्चों सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव और जीरो। ये कब होता है कि सुपर प्रॉफिट मेरा नेगेटिव आ जाए,
ऐसा कब पॉसिबल है बच्चों? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेरा जीरो कब आएगा? जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो सुपर प्रॉफिट कैन बी जीरो व्हेन एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। मेरा सुपर प्रॉफिट जीरो तभी हो सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो कट जाएंगे, जीरो आंसर आ जाएगा। मेरा सुपर प्रॉफिट नेगेटिव कब हो सकता है? सुपर प्रॉफिट की वैल्यू नेगेटिव कब आ सकती है? जब एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू से कम हो। एग्जांपल के लिए, अगर एवरेज प्रॉफिट है 5000 और ये है 10,000, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, ये लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 है, लेकिन हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 5,000, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट जीरो होगा जब एवरेज प्रॉफिट इक्वल होगा नॉर्मल प्रॉफिट के। सुपर प्रॉफिट नेगेटिव होगा जब एवरेज प्रॉफिट कम होगा नॉर्मल प्रॉफिट से। तो ये क्या कहता है? क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन ने क्या बोला? इट मींस द एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल और लेस, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल और लेस देन द नॉर्मल प्रॉफिट। तो पूरी स्टेटमेंट ठीक जा रही है इसकी। आंसर ए। मेरा सुपर प्रॉफिट नेगेटिव होगा या जीरो होगा कब? जब मेरा एवरेज प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के इक्वल होगा या मेरा एवरेज प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से कम होगा, तभी मेरा सुपर प्रॉफिट या तो जीरो आएगा या मेरा सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आएगा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर ए 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इफ सुपर प्रॉफिट आर नेगेटिव देन द गुडविल विल बी। क्या मतलब? अगर सुपर प्रॉफिट की वैल्यू नेगेटिव है, मान लीजिए सुपर प्रॉफिट आ रहा है माइनस का 10,000, तो क्या ये मैं यहां पे माइनस का 10,000 रख के मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज करूंगा? नहीं करूंगा। जैसे ही सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ गया, मैं गुडविल को जीरो मान लूंगा। बच्चों, गुडविल आपकी एक असेट्स है। असेट्स या तो होगी या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। मेरे पास मशीनरी या तो होगी या नहीं होगी, कैश या तो होगा या नहीं होगा। मेरे पास मशीनरी 1,00,000 की है, 50,000 की हो सकती है, 40,000 की हो सकती है, 30,000 की हो सकती है, जीरो हो सकती है। लेकिन मशीनरी की वैल्यू -50,000 नहीं हो सकती, 10,000 नहीं हो सकती। माइनस में वैल्यू जा ही नहीं सकती आपकी एसेट्स की। तो असेट्स गुडविल की वैल्यू हम जीरो मान लेंगे कब? अगर मेरा सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ गया। सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव आ गया तो गुडविल को कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, गुडविल को जीरो मान लेना। ये नहीं कि गुडविल की वैल्यू तुमने नेगेटिव निकाल दी। इफ सुपर प्रॉफिट आर नेगेटिव देन गुडविल विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, आइदर ए और बी और नील। हम गुडविल की वैल्यू को जीरो मान लेंगे। आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, फाइंड द गुडविल इफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज 2 लाख। बच्चों, नेक्स्ट मेथड स्टार्ट हो गया यहां से। तो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड की। तो इस फॉर्मूले लिख लेते हैं एक बार इसके। कैपिटलाइजेशन मेथड, तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? इसके दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, दो अप्रोचेस हैं। पहला, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। दूसरी अप्रोच है आपकी कैपिटल अकाउंट प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट वर्थ भी कहते हैं या नेट एसेट्स भी कहते हैं।
कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम नेट असेट्स है। अच्छा, ये फॉर्मूले मैंने जो लिखवाए हैं 99% ये फॉर्मूले चल जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें प्लस माइनस होती हैं। मैंने आपको कंप्लीट फॉर्मूला नहीं लिखवाया, जब आएगा क्वेश्चन तो मैं आपको कंप्लीट फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन 99% ये वाला फॉर्मूला चल जाता है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म ये कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट। अभी आगे के एमसीक्यू में करेंगे हम इसका कंप्लीट फॉर्मूले के बेस पर। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस तरीके से आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकलती है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है अब आपके। फाइंड द गुडविल इफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज 2 लाख। आपको गुडविल में कैपिटलाइज वैल्यू तो क्वेश्चन ने खुद दे दिया, एक काम तो क्वेश्चन ने खुद कर दिया। फॉर्मूला क्या है भाई? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म इज 2 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट एसेट्स, एक ही बात है। नेट एसेट्स इज 1 लाख। तो नेट एसेट्स इसका मतलब क्वेश्चन ने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका क्या करें? लायबिलिटी का, पार्टनर्स की कैपिटल का, इसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में, इसका कोई यूज नहीं है। नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख। तो गुडविल कितनी आई? आंसर इज 1 लाख। आंसर इज सी, 19 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। इस बार कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बोला है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए। कैश दे रखा है, असेट्स इंक्लूडिंग कैश 12,28,000 की आपकी टोटल असेट्स हैं। ये कह रहा है कि 2,28,000 कैश है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है बच्चों, ये बेकार की इंफॉर्मेशन है। मुझे तो टोटल एसेट्स चाहिए। देखिए क्या लिखा है, टोटल एसेट्स। अब इसमें स्टॉक कितना है, मशीनरी कितनी है, कैश कितना है, फर्नीचर कितना है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो टोटल एसेट्स आपके पास 12,28,000। लायबिलिटी, लायबिलिटी आपके पास 2 लाख। पार्टनर्स कैपिटल 6 लाख। रिजर्व बैलेंस अमाउंट, जैसे कि मैंने आपको कहा दो तरीके हैं, कैपिटल अकाउंट प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को ऐड कर लो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, या टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दो तो भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो भाई इस वाले में हम कैपिटल एम्प्लॉयड का कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स 12,28,000, एक्सटर्नल लायबिलिटी 2 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई आपकी 10,28,000। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नेट एसेट्स इज इक्वल टू, नेट एसेट का मतलब बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल एंड फिक्सटिशियस एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये है असली फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक्चुअल फॉर्मूला यही है, ऑल एसेट्स या टोटल एसेट्स। जब हमने बात करी टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, इस टोटल एसेट्स में हमें कुछ चीजें नहीं लेनी। फॉर्मूला ये लिखा है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। इस टोटल एसेट्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं लेनी। कौन कौन सी चीजें मुझे कंसीडर नहीं करनी? एक्सेप्ट गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, यहां पे लिखा नहीं है, चलो एग्जिस्टिंग गुडविल इन बैलेंस शीट, सेकेंड फिक्सटिशियस एसेट्स, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट।
इन तीनों को टोटल एसेट्स में कंसीडर नहीं करना। जब आप टोटल एसेट्स की बात करोगे तो ये तीनों हटा देने हैं, ठीक है जी। तो टोटल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, माइनस अदर लायबिलिटीज, फॉर्मूला एकदम सही है। लेकिन ये पूछ रहा है कि भैया किस तरह की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो यहां पे। इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन ने यहां पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, एंड डॉट 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 इन्वेस्टमेंट, किस तरह की इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या है भाई, नॉन ट्रेड। ये है एक्चुअल फॉर्मूला, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। लेकिन इस टोटल एसेट में इन तीन चीजों को कंसीडर नहीं करना। आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। नहीं बच्चों, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कब चाहिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कब चाहिए होता है, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए या एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए तो हमें प्रॉफिट चाहिए। पिछले 3-4 सालों के प्रॉफिट दे दो, उनको हम प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। क्या हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन बाय कैपिटलाइजिंग। देखिए भाई, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म इज असर्टेन बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आप अपने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हो। जब हम एवरेज प्रॉफिट को NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हम अपने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटल वैल्यू में कन्वर्ट करके देख रहे हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके। क्या कह रहा है जी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म इज असर्टेन बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ अर्नड एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये तो आ गया आपका NRR, रेवेन्यू, लॉस, प्रॉफिट या टर्नओवर। प्रॉफिट, हम अपने प्रॉफिट को जो हमने कमाया है पिछले सालों में, द प्रॉफिट अर्नड एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप अपने प्रॉफिट को या एवरेज प्रॉफिट को जब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं तब जाके कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आता है। तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों सी, प्रॉफिट। ठीक है जी, लॉसेस को कैपिटलाइज नहीं करते हम, रेवेन्यू को कैपिटलाइज नहीं करते। रेवेन्यू का मतलब तो सेल होता है। अगर मैं कोई सामान बेचने का काम करता हूं तो जो भी मैंने सामान बेचा उसे मैं रेवेन्यू बोलूंगा। उस सेल में से जब मैं अपने एक्सपेंसेस माइनस करूंगा तब जाके निकलेगा प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को जब मैं डिवाइड करूंगा NRR से तब जाके निकलेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। तो कैपिटलाइजेशन जो किया जाता है वो प्रॉफिट का किया जाता है, ना कि सेल का। रेवेन्यू का कैपिटलाइजेशन नहीं कर रहे, लॉस का नहीं कर रहे, टर्नओवर का भी नहीं कर रहे। हम किसका कैपिटलाइजेशन करते हैं, प्रॉफिट का करते हैं। तो आपका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू 80,000। क्वेश्चन ने गुडविल हमें दे दिया, गुडविल इज इक्वल टू 80,000, डिटरमाइंड बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपने गुडविल कैसे निकाली, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करके, ठीक है। देन द गुडविल ऑफ द सेम फर्म डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी, मैंने आपको स्टार्टिंग में, अभी बिल्कुल क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, अगर मैं इन दोनों मेथड की बात करूं तो हो सकता है आंसर अलग आ जाए। इन दोनों मेथड की बात करूं हो सकता है आंसर अलग आ जाए, लेकिन जब इन दोनों मेथड की बात की जाती है
तो इन दोनों से निकलने वाले आंसर हमेशा बराबर ही होंगे। ये लिख लो भाई अपनी कॉपी में, इन दोनों से जो आपका आंसर निकलेगा वो सेम होगा। ठीक है जी। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकलने वाली आंसर आपके एकदम मैच करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज 80,000 डिटरमाइंड बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड गुडविल ऑफ द सेम फर्म, उसी फर्म की अगर मैं गुडविल दोबारा निकालूं लेकिन डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, लेकिन सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके, तो उसका आंसर विल बी 80,000 ही निकल कर आएगा, अलग निकल कर नहीं आएगा, बिल्कुल सेम निकल कर आएगा। ना कम होगा गुडविल ना ज्यादा होगा। जो 80,000 यहां निकल रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से भी आपका आंसर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी आंसर 80,000 ही आएगा। तो आंसर आपका यहां पे ऑप्शन सी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय। अच्छा जी, अब कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक आ गए। कभी कभी बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो एबनॉर्मल हो जाती हैं। एबनॉर्मल मतलब जो रोज रोज नहीं होती, जैसे कि आग लग गई, लॉस बाय फायर। तो ये एक्टिविटी क्या है, ये जो हुआ इवेंट, ये आपका एबनॉर्मल इवेंट है, ये रोज रोज देखने को नहीं मिलता। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस क्रिएट करें, उन ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को हमें हटाना है। मतलब हमें बात करनी है कि अगर ये ना हुआ होता तो क्या होता। एक एग्जांपल से समझिए। लेट सपोज सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मेरा प्रॉफिट आ रहा था। लेट सपोज कंपनी ने, आपको एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं भाई, इसके ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा अभी मैं आपको, एग्जांपल है सिर्फ। लेट सपोज मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपए का है, पूरा साल निकल चुका है, सारी कैलकुलेशन हो चुकी है, सारी चीजें प्रॉफिट लॉस सब कुछ प्लस माइनस करके नेट प्रॉफिट मेरा 1 लाख रुपए का आया। लेकिन फिर मैंने आपको एक चीज बताई, आपको पता है साल के बीच में आग लगी थी और मेरा लॉस बाय फायर हुआ था कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। ये आपका साल है, साल के बीचों बीच कभी आग लगी थी और आपका 10,000 का नुकसान हुआ था। इसके बावजूद आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। आप 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में हैं साल के एंड पर। बताइए अगर ये आग ना लगी होती तो क्या होता। अगर ये 10,000 का मेरा नुकसान ना हुआ होता तो ये प्रॉफिट मेरा थोड़ा ज्यादा होता ना, ये प्रॉफिट 1,10,000 होता। तो ये प्रॉफिट जो 1 लाख है, ये प्रॉफिट मुझे गुडविल की कैलकुलेशन के लिए नहीं चाहिए। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें एक ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी से होता हो। मतलब अगर कोई एबनॉर्मल चीज हुई है तो इमेजिन करो अगर वो ना हुई होती तो क्या होता। तो चलिए भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्रॉम द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, जो भी प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसमें प्लस कीजिए एबनॉर्मल लॉस, माइनस कीजिए एबनॉर्मल गेन, प्लस कीजिए, अगर आप अकाउंटेंट से कभी कभी गलती भी होती है, गलती से अकाउंटेंट ने स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन कर दी, इसका मतलब गलती से अकाउंटेंट ने अपने प्रॉफिट को गलती से थोड़ा ज्यादा दिखा दिया, तो उसे वापस कम कर दो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अगर ओवर वैल्यूएशन हुआ है तो माइनस कर दीजिए, और अगर अंडर वैल्यूएशन हुआ है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो प्लस कर दीजिए। तो इस तरीके से कुछ चीजें हमें प्लस माइनस करनी पड़ेंगी ताकि हम सही प्रॉफिट निकाल सकें। तो उसने क्या बोला भाई, कैलकुलेटेड बाय एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन को क्या करना है, माइनस करना है, एंड एबनॉर्मल लॉसेस को क्या करना है, प्लस करना है। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भाई आपको, और भी फॉर्मूले हैं लेकिन ये चीजें करनी है। किसी भी बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट मुझे निकालना है कि अगर एबनॉर्मल चीजें ना हुई होती, अकाउंटेंट से गलती ना हुई होती तो प्रॉफिट क्या होता, तो उसके लिए हमें ये चीजें प्लस माइनस करनी है।
तो क्या लिखा है जी, पहले माइनस डिडक्टिंग, तो या तो ये होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, और प्लस एडिंग, ये सही है। तो ऑप्शन आपका बी ठीक होना चाहिए। देखिए भाई, आपका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, फॉर अ सर्टेन ईयर फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन, प्रॉफिट आपका 30,000 रुपए का है, अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन 10,000, क्या ये रोज रोज होता है, क्या ये नॉर्मल है? बच्चों नॉर्मल छोटे मोटे रिपेयर तो हर साल होते हैं, हर महीने होते होंगे। इट्स जस्ट लाइक अगर मैं कोई बाइक परचेज करूं तो हर 2-3 महीने में सर्विस करवाऊंगा, लेकिन 4 साल 5 साल चलाने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत अगर मेरी बाइक में आ रही है तो क्या करूंगा? मैकेनिक ने बोला सर इसका इंजन खुलेगा, इसके कई सारे पार्ट्स एकदम घिस चुके हैं, नए लगेंगे। मैंने पूछा भाई कितने का खर्चा आएगा, उसने कहा 12,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो क्या ये रोज रोज होता है, हर महीने होता है ये? नहीं ना। तो ये एक्टिविटी आपकी रोज होने वाली एक्टिविटी नहीं है, ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ये आपकी कैपिटल एक्टिविटी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो मेजर प्लांट रिपेयर, इससे पता लग जाता है कि ये रोज रोज होने वाले एक्टिविटी नहीं है, तो ये एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है। 10,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, तो आपका आप ये मानिए 1 करोड़ का ये एबनॉर्मल एक्सपेंस है। और एबनॉर्मल एक्सपेंस का करना क्या है? एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, इसे एक्सपेंसेस भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, इसे प्रॉफिट लिख लो कोई दिक्कत नहीं। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को क्या करना है बच्चों, प्लस कर देना है। लो जी, प्लस कर दिया, कितना जी? 10,000। वैसे तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलो या एबनॉर्मल बोलो, वो आपकी चॉइस है। इसके बाद और क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले सालों का क्लोजिंग स्टॉक, तो इस साल का क्या होगा? इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। एक बार वापस पीछे चलना पड़ेगा, ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है ये मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक की बताई है। याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक की अगर ये एक्टिविटी है तो ओपनिंग स्टॉक की बिल्कुल इसके अपोजिट जाएगी। ओपनिंग स्टॉक की अगर बात करूं तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा। फॉर्मूला है, याद करना है थोड़ा सा। देखिए क्या कहता है ये, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले सालों का क्लोजिंग स्टॉक, तो इस साल का क्या है? पिछले सालों का कोई क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो ये आपको पिछले सालों की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, एक्चुअली इस साल की इंफॉर्मेशन दे रहा है। द प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर, इस सालों का करंट ईयर का स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड। हमने इस साल का ओपनिंग स्टॉक क्या करा, ओवर वैल्यू कर दिया। ओवर वैल्यू में क्या करते हैं बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन माइनस हो रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन क्या करना है, प्लस करना है। अंडर वैल्यूएशन स्टॉक, इसको मैं दोबारा से चेंज कर देता हूं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये है जी आपका फॉर्मूला, ये चीजें आपको प्लस माइनस करनी है। तो क्या कहता है भाई, जरा देखो एक बार,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर, इस साल का ओपनिंग स्टॉक आपने क्या करा, ओवर वैल्यू कर दिया। ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक को क्या करना है, हमें प्लस करना है, तो कर दीजिए प्लस। कितना है, 10,000 ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000। फिर आगे कहता है कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको ये जानना है कि भैया मेरा प्रॉफिट क्या होना चाहिए गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। 50,000। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपको पहले प्रॉफिट सही चाहिए। पूरा का पूरा जो गुडविल का टॉपिक है आपका प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। लेकिन ये प्रॉफिट ही अगर गलत होगा तो फिर आपके सारे फॉर्मूले बेकार हैं। पहले प्रॉफिट तो ठीक करो। और प्रॉफिट को कैसे ठीक करना है, कोई भी अगर एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई है, चाहे वो प्रॉफिट की हो चाहे वो लॉस की हो, अकाउंटेंट से अगर कोई गलती हुई है तो पहले उस गलतियों को ठीक करना है। पहले हमें प्रॉफिट को सही करना है। एक बार सही प्रॉफिट आ गया उसके बाद आप ये मेथड अप्लाई करते हैं। और प्रॉफिट को ठीक कैसे करना है वो मैंने आपको थोड़ा बहुत यहां पे बताया। ठीक है, तो कितना आंसर आना चाहिए, आंसर इज डी, 26 का आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 27, नॉन बिजनेस इनकम आर एडेड। नॉन बिजनेस इनकम ये हमारे बिजनेस की इनकम ही नहीं है। मतलब क्या हुआ बिजनेस की इनकम, भाई मेरा काम लेट सपोज ट्यूशन पढ़ाने का है। बच्चों को मैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस देता हूं, तो बच्चों से जो फीस मिलती है ये मेरा काम है, तो ये मेरे बिजनेस ऑपरेशन या प्रोफेशनल इनकम है। लेकिन लेट सपोज मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, मैंने क्या करा, मैंने कहा यार क्या करूं इस पैसे का, ऐसा करता हूं चलो शेयर मार्केट में कुछ शेयर में पैसा लगा देता हूं। मेरा काम नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी लगा देते हैं। और मान लो अचानक मेरे को वहां से फायदा हो जाए, तो क्या ये मेरे बिजनेस की इनकम है? नहीं, ये एक एबनॉर्मल या इरेगुलर इनकम है। कभी कभी हो जाती है, बस रेगुलर मैं पूरे दिन 24 घंटे थोड़ा शेयर मार्केट खोल के बैठूंगा। तो ये रोज रोज होने वाली इनकम नहीं है, रेगुलर होने वाली इनकम नहीं है। कभी कभी अचानक हो जाती है, कभी कभी अचानक नुकसान भी हो जाता है, तो ये आपकी इरेगुलर या एबनॉर्मल एक्टिविटी में कंसीडर किया जाएगा। तो नॉन बिजनेस इनकम मतलब इरेगुलर या एबनॉर्मल बोलते हैं इसे हर जगह बच्चों। ऐसे तो एबनॉर्मल बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने एबनॉर्मल के बेस पर आपको सारा समझाया है तो मैं इसे एबनॉर्मल ही बोल रहा हूं अभी। एबनॉर्मल या इरेगुलर। आर एडेड while कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। देखिए जरा क्या ये बात सही कर रहा है? आपकी एबनॉर्मल इनकम को या एबनॉर्मल गेन्स को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, हम उन्हें हटा देते हैं। उन्हें प्लस नहीं करते, उन्हें हटा देते हैं। और ये क्या कह रहा है हमसे, नॉन बिजनेस इनकम्स को हम एडिड करते हैं। ये तो ऐड करने की बात कर रहा है, तो गलत बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। हम तो माइनस करते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो आंसर आपका बी होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच मैथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट अ न्यू बिजनेस विल नॉट बी एबल टू अर्न द प्रॉफिट ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर एज कंपेयर टू द एस्टैब्लिश ऑफ बिजनेस। हमने पीछे भी दो मेथड पढ़े, एक सुपर प्रॉफिट मेथड और एक एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें जरा डिफरेंस समझते हैं क्या है। सुपर प्रॉफिट में मैं मान रहा हूं कि भाई दूसरा बिजनेस भी कुछ तो कमा रहा होगा। हम यहां पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट में, कि हम दूसरों से कितना ज्यादा कमाते हैं। इसका मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि दूसरा भी कुछ ना कुछ कमा ही रहा होगा। दूसरा कमा रहा है 10,000, हम कमा रहे हैं 15,000, तो हम दूसरों से कितना ज्यादा कमा रहे हैं, 5,000। और इस 5,000 के बेस पर मैंने गुडविल को कैलकुलेट करा, और ये मानते हुए कि भाई दूसरा भी कुछ तो कमा ही रहा होगा। लेकिन क्या एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने ऐसा कुछ किया कि दूसरा कितना कमा रहा होगा? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि कभी कोई नया बिजनेस कोई शुरू करता है तो साल की शुरुआत में वो कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा। यहां पर जो मेंटालिटी है एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है, कि जब भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है
तो स्टार्टिंग के कुछ साल, 1 साल 2 साल 3 साल प्रॉफिट नहीं आएगा। हाँ, 3-4 साल के बाद प्रॉफिट आना चालू होगा, लेकिन पहले साल से प्रॉफिट नहीं आता। हम यहां पर ये मानकर चल रहे हैं। लेकिन सुपर प्रॉफिट में हम ये मानकर चल रहे हैं कि पहले ही साल से दूसरा भी बंदा, कोई भी हो, पहले ही साल से सामने वाला बंदा प्रॉफिट कमाना चालू कर देगा। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में दूसरा भी पहले साल से प्रॉफिट कमा रहा है, यहां पे सामने वाला प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। Which of the method is based on the assumption that new business will not be able to earn the profit? कोई भी अगर नया बिजनेस शुरू होता है तो हम कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे इनिशियल ईयर्स में। ये कौन से मेथड में है भाई? एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं कहता ये, वेटेड एवरेज, वेटेड प्रॉफिट मेथड में भी आंसर ये भी हो सकता था बच्चों, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए एंड बी बोथ ऐसा कुछ मेरे पे नहीं है, तो इसलिए मैं फिलहाल ए को सिलेक्ट कर रहा हूं। अदरवाइज बी भी सही लग रहा है। तो आंसर क्या है भाई? देखिए आंसर ए। चलिए बाय बाय।